Dear viewers, today we will discuss a poem of class 11th textbook of Jammu and Kashmir Board of School Education. The poem is written by Walter de la Mare and the poem is The Listeners. Now, so far as The Listeners is concerned, this poem, it was written in 1912 and it was remarked and as the second best poem after Rudyard Kipling's If. It was awarded as the second best poem. There was Rudyard Kipling wrote poem If, and this, The Listeners, was second best poem. One thing you must remember, that so far as Walter de la Mare is concerned, he was born in 1873 and he died in 1956. The poem is well known for his remarkable deeper realities. He talks fantasies, he takes the reader into the dreamlands. You can find from his poems, if you read his poems, if actually he has got a fantasy in his poems. You feel the airy in his poems. You can, if you go through his poems. So we'll be doing this in two parts because it is impossible to complete this poem in just one go of half an hour or 1 hour. It will take more than that. I will be dividing this poem into two parts. Today I will be reading the text of the poem. I will also be discussing with the translations of this. I may paraphrase it and I will try to give you an Urdu version of it as well. And then if we find time, we will see some words which are used in it. And in the next phase, we will inshallah see what are the poetic devices used in it, what is the main theme of this poem, and what is other things that are related in this poem. Now let us first of all, let us start with the text. Now, there is a question. If you visit a lonely house that has not been inhabited for so long, for people, how do you feel there? यानी एक ऐसा मकान है जिसमें आपको जाने के लिए कहा जाएगा जो आपके हिसाब से 50 साल से 60 साल से एक अलग सी दूर सी एक वीरान सी जगह पे पड़ा हुआ है या किसी जंगल में पड़ा हुआ है और आपको कहे जा रहा है कि आप वहां पे जाइए उस मकान में, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप डर महसूस करेंगे ना, फ्रैटनिंग महसूस करेंगे, नर्वस हो जाएंगे, वरीड हो जाएंगे, एंक्शस हो जाएंगे. सो ये पोएम जो है लिसनर्स वॉल्टर de la Mare की, ये भी इसी तरह के एक मकान में जाता है. पोइट वो वहां पे देखता है, पोइट एक मकान के पास जाता है. एक मकान जंगल में है और ये रात का वक्त है. रात के वक्त में शायर जो है वो उसने वादा किया हुआ है और मकान वालों के साथ कि मैं आपको यहाँ पे आऊँगा आपसे मिलने के लिए. और वो जब वो उस मकान के पास चला जाता है तो वहाँ पे दस्तकें देता है. जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है. उसका घोड़ा जो उसके साथ होता है वो वहाँ पे जो छोटी छोटी झाड़ियाँ या जो पौधे जो घास वहाँ पे उगी हुई है वो उसको खा रहा है और उसकी आवाज़ भी सुनी जा सकती है. फिर जाके दरवाजे पे दस्तकें दे रहा है लेकिन अंदर से कोई नहीं सुन रहा है. बार बार ये दोहरा रहा है. ऊपर से चांदनी है और चांदनी के मौसम में आप देखते हैं कि जंगल है और जंगल में चांदनी में अगर घास भी दिखाई देगी तो भी किसी हद तक वो पूरी तरह से वो घास को वो थोड़ी सी ब्लैक सी दिखेगी और हर तरफ से थोड़े से वो साये से लगते हैं. तो फिर जब उसको लगता है कि दस्तकें देने के बाद भी कोई नहीं वहां से आ रहा है तो इसके जहन में ये ख्याल आता है कि हो ना हो अंदर आसे बैठे हुए हैं, अंदर भूत प्रेत बैठे हुए हैं, अंदर जिन बैठे हुए हैं, वो मेरी ये घोस्ट बैठे हुए हैं, आसे बैठे हुए हैं, वो मेरी ये आवाज़ें सुन रहे हैं. तो उसको अंदर से थोड़ा सा डर भी महसूस होता है. लेकिन वह फिर जाकर उतनी देर में जब वो उस दरवाजे पर दस्तक देता है तो वहाँ जो बुर्जी है वो मकान की टरेट जो होता है वहां से एक परिंदा जो है वो फड़फड़ाता है, इस आवाज से बाहर निकलता है और वो इसके सर के ऊपर से मंडराने लगता है. फिर वापस चला जाता है. तो इसको लगता है कि जरूर इसमें
कुछ भूतों का साया है, तो वो फिर आवाज देता है कि हाँ, अब वो अंदाजा करता है कि वहां कोई ना कोई उसको सुनने वाले तो हैं, इसीलिए लिसनर्स हैं, वो सुन रहे हैं लेकिन आवाज नहीं देते। वो कहता है कि इन मकान वालों से कहना कि वो यहाँ पे आया था, उसने अपना वादा निभाया है अब। और फिर उसके बाद वो जो ही चला जाता है, तो उतनी देर में जो वहां पे वो शोर सा हुआ था, जो इसकी आवाजों के साथ जो खामोशी टूट गई थी, वो खामोशी फिर वहां पे लौट आती है। ऑलमोस्ट इस पोएम में एक चीजें देख सकते हैं हम। Now let us come to the text of the poem. I will first of all read the text for you. Is anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence chomped the grasses of the forest's ferny floor. And a bird flew up out of the turret above the traveler's head, and he smote upon the door a second time. Is there anybody there? He said. But no one descended to the traveler, no head from the leaf-fringed sill, no head from the leaf-hinged sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still, but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlit, that the voice from the world of men stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to that empty hall, hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveller's call, and he felt in his heart their strangeness, their stillness answering his cry, while his horse moved, cropping the dark turf 'neath the starred and leafy sky, for he suddenly smote the door even louder and lifted his head. Tell them I came, and no one answered, that I kept my word, he said. Never the least stir made the listeners, though every word he spake fell echoing through the shadowness of the still house from the one man left awake. Aye, they heard his foot upon the stirrup, and the sound of the iron on stone, and how the silence gurged softly backward when the plunging hoofs were gone. Almost 36 lines की poem है ये लगभग. Now you see, is there anybody listening? Said the traveler, knocking on the moonlit door. Now we know for certain the traveler has promised somebody living in a lonely house in a forest to come and meet him. So when the traveler, keeping his promise, reaches the place, what does he do? He knocks at the door. Knocking on the moonlit door means the moonlight was coming on the door, and the door was shining in the moonlight. It means it was moonlit door. यानी चांदनी से चमकते हुए दरवाजे पर दस्तक देते हुए, the knocking on the moonlit door, the traveler said. अब इस मुसाफिर ने जब दस्तक दी दरवाजे पे, तब कहा, is anybody there? Is anybody there? क्या कहा कोई वहां पे है? Is anybody there? And his horse in silence chomped the grasses. And his horse, he ate, he chomped. Chomp means when जब आप कोई चीज चबाते हैं तो उसमें से जो आवाज निकलती है, चोम्पिंग की आवाज, तो जैसे वो कहते हैं चप 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 की आवाज निकलती थी घोड़े के मुंह से, तो the horse was chomping the grasses of the forest's ferny floor. तो फॉरेस्ट का फ्लोर जो है, यानी जो जमीन का क्रस्ट जो है, वो फॉरेस्ट का फ्लोर माना जाएगा. उसके ऊपर जो घासें उगी थी, फर्न्स, जो फर्न एक नन्हा पौधा होता है, यानी एक फर्न एक नन्हे पौधे को कहते हैं, तो वहां से वो घास जो थी वो उगी हुई थी. और जिसने घोड़ा, चूंकि ये घोड़े पे आया हुआ था, घोड़े को उसने छोड़ दिया, तो जाकर के दरवाजे पे जो चांदनी में नहाया हुआ था, दरवाजे पे दस्तक दी कि वहां कोई है. उतनी देर में उसका घोड़ा, जब वो आवाजें लगा रहा था, उसका घोड़ा जो वहां पे जंगल का वो फर्श जो था, जंगल की जमीन जो थी, उस पे जो घास उगी हुई थी, वो उस घास को घोड़ा खाने में लग गया.
of the forest is ferny floor. So fern, it is a type of a green plant. And a bird flew out of the turret above the traveler's head. And a bird flew out of the turret. Turret, you know, जो थोड़ी सी बालकनी टाइप के होते हैं, वो मकानों में जो चुमनी वुमनी से वो निकली हुई होती है, वहाँ या वो कोई टावर सा होता है, उसमें से उसको टरेट कह सकते हैं आप. तो वहां से जो ही उसने दरवाजे पे दस्तक दी, तो एक वन बर्ड वाज देयर. While listening to the sound, the bird was frightened and he flew. द बर्ड जो है, यानी परिंदा जो है, परिंदे ने वहां से आवाज सुनी और वो वहां से अपनी उस बुरुज से जहां वो बैठा हुआ था वहां से निकल पड़ा, वो उसने फड़फड़ाया. एंड फ्लू अबव द ट्रेवलर्स हेड, वो इस ट्रेवलर के सर के ऊपर से निकल गया. एंड ही smote upon the door a second time. He smote upon the door. Smote means he hit hard. Smoting, दस्तक देना, ठुक ठुक के अच्छे से बनान कशीर पट करन, यानी उसने दस्तक दी. तो उसने वो जाकर के दरवाजे पे उसने फिर से नॉक किया. He knocked on the door. He smote. He hit hard on the door and said, "Is anybody there?" He said. फिर उसने कहा, "Is anybody there?" He said. क्या वहां पे कोई है उस मकान में जहां वो दूसरी बार उसने आवाज की, जब वो परिंदा भी निकल गया, फिर उसने दरवाजे पे दस्तक दी, क्या वहां पे कोई है? But no one descended to the traveler. Means there was nobody inside the house that would descend. Descend means to come down. It is opposite is ascend. Ascend means to go up. So actually, if there had been somebody, and when the man had knocked on the door, they would definitely come out of the house. They would descend. If they were sitting some side upside stairs, they would descend down. They would descend and they would come to him. वो वहां से आ सकते थे. बट nobody descended on the traveler. लेकिन ट्रेवलर पे कोई नहीं आया. ट्रेवलर के पास, इस मुसाफिर के पास कोई भी नहीं आया. No head from the leaf fringed sill, यानी from the leaf fringed sill. और जो वो दरवाजे के वहां पे वो हम कह सकते हैं कि जो उसको यानी ये पत्तों से बने जो किनारे, यानी बॉर्डर्ड विद लीव्स, यानी वो दरवाजे का बेस ऑफ विंडो, जो दरवाजे की जो बेस होती है उसमें भी घास थोड़ी सी उग आई थी. यानी अब हमें लगता है लीफ फ्रिंज्ड सिल हो गया था वो. उसमें लीफ जो है, जैसे अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि मतलब दरवाजों पे खुदरो पौधे भी निकल आते हैं. जब बड़ी देर तक आप किसी मकान में नहीं जाते हैं तो उसमें खुदरो पौधे निकल आते हैं. तो उसमें से उसी तरह से जिनको आप पैरासाइट्स भी कह सकते हैं, वो एक तरह के वो जैसे किसी दरख्त पे एक और छोटा मोटा सा पौधा, खुदरा पौधा निकल आता है, तो उसको आप पैरासाइट कहते हैं. इसी तरह से मुमकिन है इस दरवाजे की मिट्टी पर छोटे छोटे पौधे उगाए थे. वहां से यानी वो लगता था कि दरवाजा जो दरवाजे के जो किवाड़ थे वो भी बंद थे, सिल भी बंद था, और कोई वहां से बाहर नहीं आया इस ट्रेवलर को लेने के लिए. Leaned over and looked into his grey. No head from the leaf fringed sill. Leaned over and looked into his grey eyes. So nobody came. कम से कम वो खिड़की की सिल में से ही, खिड़की के किवाड़ के बीच में से उसको देखता, नीचे की तरफ के कौन आया. और जो ट्रेवलर जो था, नाउ द पोएट सेज द ट्रेवलर वाज ग्रे आइड. उसकी आंखें जो थी वो उसकी आंखें भूरी थी. ही वाज ग्रे आइड. Where he stood perplexed and still. Where he stood perplexed, confused. Now the traveler was perplexed. He was confused. He was puzzled that after knocking, nobody is coming out. Once, twice, he smote on the door, but nobody came out. So he was puzzled. He was perplexed. He was perplexed. So, what did he do? Nobody came, but puzzled and settled. Settle means without making any motion now. He was settled there. वो वहां पे खामोश रहा, वो वहां पे confused हो गया, आवाजें भी मारी, but nobody came to take him, but only a host of phantom listeners that dwelt into the lone house then. But there were only phantom listeners, ghost-like listeners. Now the traveler thought that there were ghost-like, phantom listeners. Phantom listeners means ghosts, आसीबी रूह, जिनको आप भूत प्रेत कहते हैं. But there were phantoms were there. So the listener thought that definitely there's somebody are listening to me. So they are the listeners. Listeners were there, but they were what were they? They were phantoms. They were ghost-like creatures. So they were listening to him. They were, and then they dwelt in the lone house then. They dwelt means they lived. Dwell means to live.
They were dwelling in that very house that then. और तब उन्होंने उस मकान में अपना मस्कन बना लिया था। और ये भी कहा जाता है जब किसी मकान में आप बड़ी देर तक नहीं रहते हैं तो वो मकान कुदरती तौर पे हम कहते हैं कि इसमें अब आसेब आए हैं, भूत प्रेत आए हैं, उनका डेरा है उसमें, आप इस मकान में नहीं जाना चाहिए, इसमें भूत है, वो है, ये है, तो मुमकिन है। तो इसी तरह से वो उसमें रह रहे थे। They had dwelt in that very house now. Stood listening in the quiet of the moonlight that voice from the world of men. Now what the phantom was doing? They stood listening. वो सुन रहे थे, वो सुन रहे थे उसकी आवाजें। वो दरवाजे पे कह रहा है, is anybody there? Is anybody there? And the phantom travelers, they were there. Phantoms were there. The ghost-like creatures were there. They were listening to him. वो उसको देख रहे थे, वो उसको सुन रहे थे। But they were listening the voice from the world of men. इन्हें इंसानों की दुनिया, क्योंकि भूत प्रेतों के बारे में यह है कि वो इंसानों की दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते, वो अलग सी मखलूक हैं, इसलिए वो इंसानों की आवाज सुन रहे थे। They lived in that moonlit. वो उस चांदनी में, जो चांदनी में वो मकान था, उस चांदनी में बैठे हुए थे वो। Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. और जो वो वहां पे जो एक वो वहां पे बैठे हुए थे एक सीढ़ी के पास उस मकान में, उस पे अंदर से आ रही थी इसकी चांदनी उस पे पड़ रही थी उस स्टेयर पे। और जो वो बिल्कुल तारीख सी जो वो स्टेयर थी, जो सीढ़ी थी, उस पे वहां पे वो उस पे लाइट जो थी वो थ्रोंग कर रही थी। दैट वाज थ्रोंगिंग ऑन दैट। थ्रोंगिंग मींस मेकिंग ए क्राउड ऑन दैट। इन्हें उस पे अब जो ये आशिबी रूह थे वो सुन रहे थे, वो आवाजें सुन रहे थे, बाज़ाब्ता तौर पे वो आवाजें सुन रहे थे। लेकिन और वो चांदनी जो थी वो अंदर मकान के ऊपर जो सीढ़ी के पास जो वो अंधेरा सा छाया हुआ था उसके ऊपर चांदनी आ रही थी। तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। आप जहन में रखो कि एक मकान को आप विजुअलाइज करो, एक मकान है, जंगल में है, फिर उसके अंदर अंधेरा है, फिर कहीं से मून लाइट उसके अंदर आ रही है, तो वो कैसे उसके अंदर पड़ रही होगी, दैट यू कैन वेल अंडरस्टैंड। दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल। और वो सीढ़ी जो उतर रही थी, दैट वाज गोइंग डाउन टू द एम्प्टी हॉल, वो वहां पे खाली उस हॉल में चली जाती थी, अब वहां पे कोई रह नहीं रहा था। Hearkening in the air, stirred and shaken. They were hearkening. Hearkening means they were listening. They were listening in the air. They were listening the voices from the world of men, the travelers' voices. यानी वो जो थे वो वहां पे वो hearkening कर रहे थे, वो सुन रहे थे, इसकी आवाजें सुन रहे थे, लेकिन खामोश। They were quiet. They were quiet, hearkening in air stirred and shaken by the lonely traveler's call. लेकिन उससे वो थोड़े से वो हिल छिल गए थे, थोड़े से उनके अंदर भी, अब तक वो ऐसे थे, लेकिन जो आवाजें पड़ गई वो थोड़े से हिल गई, वो थोड़े से अलर्ट हो गए, अब वो आवाजें सुनने लगी। And he felt in his heart their strangeness, and the traveler felt in his heart the strangeness. और ट्रेवलर को भी लगा अपने दिल के अंदर कि इस मकान में कोई नहीं रह रहा, अब इसमें भूत प्रेत है, वो मेरी आवाजें जरूर सुन रहे हैं। He felt in his heart the strangeness while their stillness answering his cry. और उसको लगा कि उसकी आवाजों का जवाब आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ सुन रहे हैं। उसको लगा कि मेरी जो मैं यहाँ से आवाजें लगा रहा हूँ उसका जवाब वो लोगों के पास है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। तो but at the same time what happened? While his horse moved, cropping the dark turf. While his horse moved, और उसका घोड़ा जो है वो मूव कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह, मूविंग द टर्फ। टर्फ कहते हैं, अगर आपने कोई ऐसा ग्राउंड देखा होगा जिसको वो सब्जा वगैरह होता है, उसको कहते हैं ये टर्फ है इसमें, तो वो उस सब्जे को खा रहा था, वो घास को खा रहा था। टर्फ, neath and starred the leafy sky. Neath means underneath, beneath, यानी neath the starry sky. उस तारों भरे आसमान के नीचे घोड़ा खा रहा था घास। He was chopping the grass. And for he suddenly smote the door even louder and lifted his head. Now the traveler smote the door. He hit the door harder and he spoke louder. Now he smote on the door. उसने दरवाजे पे अब दस्तक दी, बड़े जोर से दी, और जोर से आवाज में चिल्ला कर कहा, क्या कहा? Tell them I came. And he lifted his head like this towards the house, as if the people were
seeing him, but he couldn't see them. So he told them, tell them that he came. उनसे कहो जो इस मकान में थे, उनसे कहना that tell them I came and no one answered, but there was nobody who answered my call. I had kept my promise, I had come over here. उनसे कहना कि वो आया था, उसने आवाजें दी थी, लेकिन उसका किसी ने जवाब नहीं दिया. And no one answered. That I kept my word, he said. That I kept my word means I kept my promise. कि मैंने अपना वादा पूरा किया, उसने कहा. Never the least stir made the listeners. But stir means movement. Never the least stir made the listeners. लेकिन सुनने वालों ने एक जरा सी भी जुम्बिश नहीं की, जरा सी भी हरकत नहीं की. They didn't stir, they didn't move at the least. but थोड़ी सी भी वो हिलते इधर उधर नहीं. They didn't make a least movement at all. Made the movements. Though every word he spake, the every word he spake means he spoke. जो उसने कहा, every word he spake. जो ओल्ड इंग्लिश में या शायरी में ऐसे ही कहते हैं, जैसे हम तक कहते हैं तो और तलक कहते हैं, अगर कहते हैं और घर कहते हैं. He spake means he spoke. Though every word he spoke, जो हर एक चीज उसने बताई, he spake, fell echoing through the shadowiness of this still house. और वो पढ़ रही थी, और इस मकान के अंदर जो वो साये उभर रहे थे, उन सायों के बीच में इसकी आवाजें घूम रही थी, गूंज रही थी मकान के अंदर, और वो जो फैथम्स थे वहां पे वो उसकी आवाजों को सुन रहे थे. They were listening from one man left awake. क्योंकि एक ही आदमी था जो उस वक्त जाग रहा था, और बाकी कोई भी वहां आसपास में नहीं था. They heard his foot upon the stirrup. और उसके बाद they heard his foot. उसने देखा कि वो निकल गया, वो अपने घोड़े पे सवार हो गया. उसने उनके फैतम्स जो है, आसिफ जो है, वो भूत जो है, उन्होंने उसकी आवाज सुनी और ये भी सुना कि उसके कदमों की चाप जा रही है. And the stirrup and is a pair of support from a rider's foot, consisting of a metal loop with a flat base and the leather strap attaching to his loop to each side of a saddle. यानी रिकाबी जिससे आप कहते हैं, रिकाब या अच्छे से बना रिकाब जिसको उर्दू में कहते हैं. तो उन्होंने देखा कि उसकी आवाज है, रिकाब में पाँव रखने की आवाज भी आ गई, यानी वो अपने घोड़े पे फिर से सवार हो गया. वो फिर और उन्होंने सुना स्टरअप एंड द साउंड ऑफ द आयरन ऑन स्टोन, और लोहे की आवाज पत्थरों पे. इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन दैट इट वाज द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन? मीन्स कि जो हुप्स होते हैं ना, हॉर्सेस के हुप्स जो होते हैं, उनके नीचे जो लगाते हैं हम, वो मेटल जो होता है, आयरन का मेटल, या तो इस कोशिर पेट से बनान नाल लागुन. और उन्होंने उसके उस घोड़े की टापों, उसको टॉप भी कह सकते हैं, घोड़े के टॉप की आवाज सुनी उन्होंने, जो पत्थरों पे उसके जाने की आवाजें आ रही थी. एंड हाउ द साइलेंस सर्ज सॉफ्टली बैकवर्ड. और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर से वो खामोशी वापस आ गई. यानी जैसे आप कोई कंकर उठा के किसी पौंड में फेंक देते हैं, उसमें क्या होता है, पानी में इरताश हो जाता है, उसमें थोड़ी सी लहरें उठती हैं, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद वो पत्थर नीचे भी चला गया, आहिस्ता आहिस्ता वो लहरें सिटल हो जाती है और पानी फिर खामोश हो जाता है. इसी तरह से जो आवाजें इस ट्रेवलर ने आवाजों के साथ जो खामोशी तोड़ी थी, वो खामोशी फिर से वापस लौट आती है. When the plunging hoops were gone, जब सरपट दौड़ते हुए घोड़े के सुमो की आवाजें दूर चली गई, and the silence reached back. Now I think this is what the text reads of Walter de la Mare. I have given you the Urdu translation of this, or rather a paraphrasing in English to English as well, what I could do for you. I hope that you might have, I request you, when you watch my video, you just keep your book before you, then you go for this thing, okay? It will help you there. Next time, inshallah tomorrow I will be back with the poetic techniques, with the solved questions, and with summary of the poem, and also theme of the poem. Till then, bye.